हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th गणित के लिए हम लोग 20 मोस्ट वांटेड एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आपने बस इन्हीं 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए बाबू, तो यहाँ से आपके 20 के 20 एमसीक्यू 2025 एग्जाम में लड़ जाएंगे। 100% है। 2024, 2023 और 2022 के तीनों साल के पेपर को मैंने उठाकर इन 20 प्रश्नों को लिया है। यदि आपने बस इन 20 प्रश्नों को कवर कर लिया तो यहाँ से 2025 में सभी विकल्प प्रश्न यही रहेंगे। 100% बाबू, विश्वास कीजिए। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं 20 एमसीक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे दूंगा इसी वीडियो में, एकदम आराम से समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। यदि बस आपने इस 20 एमसीक्यू को तैयार कर लिया बाबू, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। 20 एमसीक्यू यही रहेंगे हूबहू, कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप इस तरह एक कमेंट करेंगे तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है बाबू। तो और भी मुझे अच्छा लगता है कि आपके लिए और अच्छा और मोस्ट इंपोर्टेंट ट्यूशन करा दूं सभी सब्जेक्ट का। तो आपको एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। सपोर्ट बिल्कुल कीजिए बाबू, सपोर्ट आप लोग का नहीं मिल रहा है तो सपोर्ट बिल्कुल कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग ये आपको बता दूं कि 2024, 2023 और 2022 के सभी पेपर को मिलाकर मैंने 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को उठाया है और मोस्ट इंपोर्टेंट आपका एमसीक्यू है 2025 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला एमसीक्यू क्या है। कह रहा है कि यदि यम बराबर 5 और यन बराबर यम प्लस 7 हो तो अंडर रूट यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि आपको यम का मान क्या दिया है, 5 दिया है और यन का मान इतना दिया है, तो आपको इसका मान पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ध्यान समझिएगा। मैं एक एक का सॉल्यूशन आपको करा देता हूँ, ध्यान समझिएगा। आपको यम का मान कितना दिया, आपको 5 दिया है। ठीक है, यन का मान क्या दिया है आपको, यम प्लस 7। ठीक है, तो सबसे पहले यन का मान निकाल लीजिए। यम का मान ऑलरेडी आपको 5 दिया है, तो यम की जगह 5 रखिए और 7। यन का मान क्या निकल जाएगा, यहाँ सबका 12 निकल जाएगा। ठीक है, अब बस आप यम का मान ये वाला और यन का मान ये वाला इसमें रख दीजिए यहाँ पर, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर। ठीक है, तो यम का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यन स्क्वायर, यन का मतलब 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, अब जब इन सबको जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा, 289। कितना आ जाएगा, 289। 289 होगा ना, 5 4 9 और 4 2 6, सॉरी 169 होगा। कितना होगा, 169। कितना होगा, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 169। अब 169 किसका वर्गमूल होता है, तो आप जानते हैं कि 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको पहला प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यम का मान आपको 5 दिया था, यन का मान यम प्लस 7 दिया था, तो सबसे पहले मैंने यन का मान निकाल लिया। यम का मान यहाँ 5 रख दिया, तो 7 5 12 हो गया बाबू। और आपको इसका मान पूछा था, तो यम का मान मैंने 5 रखा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। यन का मान 12, 12 का स्क्वायर हो गया 144। इन दोनों को जोड़ दिया तो 169 आ गया। अब 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा और आपका 17 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके दूसरे एमसीक्यू क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है। कह रहा है, ध्यान समझिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण हैं। यदि a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 के, ये बराबर हो c1 बाई c2 के, तो ये क्या होते हैं, रेखाएं समांतर होती है। जब a1 बराबर a2 सॉरी a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के और ये बराबर होता है c1 बटा c2 के, तो रेखाएं क्या होती है, रेखाएं समांतर होती हैं या रेखाएं संपाती होती हैं या रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जब a1 बाई a2 ठीक है बराबर होता है b1 बाई b2 के और ये बराबर होता है c1 बाई c2 के, तो ये जब भी केस बनता है बाबू, तो रेखाएं आप क्या होती है, आपकी रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। ठीक, रेखाएं क्या होती है, संपाती है। तो पहला ऑप्शन है रेखाएं समांतर होती है, बिल्कुल नहीं, रेखाएं संपाती है। बिल्कुल सही बात बोला है कि जब भी ये वाला कंडीशन आएगा
तो आपको क्या लगाना है, रेखाएं समपाती होती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, ठीक है। रेखाएं समांतर कब होंगी, रेखाएं समांतर तब होती है बाबू जब a1/a2 ये बराबर हो b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं हो c1/c2 के। तो इस स्थिति में क्या होता है, जब आपको ये वाला प्रश्न पूछ देगा तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगी, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगी। मैं क्लियर करते चल रहा हूँ, कोई भी दिक्कत आपको न हो, ठीक है। और जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, ठीक है, तो ये क्या होगा बाबू, ये आपका क्या होगा, यहाँ से आपका क्या होंगे, यहाँ सब क्या हो जाएगा, रेखाएं क्या होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे, रेखाएं क्या होंगे, प्रतिच्छेदी हो जाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि इस तरह के तीनों प्रश्न क्लियर हो गया होगा। या तो आपको ये वाला कंडीशन देगा, या ये वाला कंडीशन देगा, या ये वाला कंडीशन देगा, तीनों में से कोई भी कंडीशन दे तो आप समझ सकते हैं। तो आपको पहला कंडीशन दिया था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि यदि द्विघात समीकरण, मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल -2 हो, 2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न ध्यान से समझिएगा। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, आपको एक मूल दिया है, इस द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल कितना दिया आपको, -2 दिया। इसका मतलब x का मान कितना दिया आपको, -2 दे दिया, ठीक है। तो आपसे किसका मान पूछ रहा है, p का मान पूछ रहा है। तो आपको x का मान यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ से p का मान निकल जाएगा। तो x का मान -2 रखिए, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का -2 का स्क्वायर कितना होता है, +4 प्लस, ठीक है, +2 -2 माइनस पी इक्वल टू 0। तो 4 प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 माइनस पी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ से पी का मान कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, और यहाँ पी का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न क्या हो गया होगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस ये द्विघात समीकरण दिया था, इसका एक मूल कितना दिया था, -2। इसका मतलब एक मूल बोला, इसका मतलब x का मान आपको दिया है, क्योंकि यहाँ से दो मूल निकलेंगे। इस द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो यहाँ से दो मूल निकलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से एक मूल आपको दे दी था, इसका मतलब x का मान दे दिया है, x का मान मैंने पुट किया था, यहाँ से आपका y का मान, सॉरी यहाँ p का मान आपका निकल गया है। तो आशा करते हैं कि तीसरा प्रश्न क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कर बाबू कि एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु, किस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर वह, इस एक्स अक्ष पर स्थित वह, एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु इतना तथा इतना से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न 2025 में छप जाएगा, 1 या 2 नंबर में छप जाएगा। लॉन्ग में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ कि लॉन्ग में क्वेश्चन आया है, कभी कहीं कहीं क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ चुका है। आप जाकर पिछले सेट का, पिछले साल का पेपर उठा कर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो, ठीक है। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर कोई ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो इन बिंदु से क्या समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब सम होता है समान, सम मतलब समान या बराबर, बराबर। दूर में होता है दूर, दूर मतलब दूरी, दूर मतलब दूरी, ठीक है। तो आपको एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन बिंदु से क्या है, समान दूरी पर, ठीक है। तो ध्यान से पहले डायग्राम आप समझिएगा, डायग्राम समझिएगा आप लोग, डायग्राम समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। डायग्राम समझिएगा इसका, आपके दो बिंदु दिया है, मान लीजिए बिंदु P है, इसका निर्देशांक आपको दिया है 2, -5। एक आपको बिंदु दिया है, क्या दिया है, एक मान लीजिए Q बिंदु दिया है जिसका निर्देशांक दिया है -2, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं से एक अक्ष पर कोई एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, ध्यान समझिएगा, एक अक्ष पर, किस अक्ष पर, एक अक्ष पर कोई ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे मतलब इस बिंदु से और इस बिंदु से क्या हो, समान दूरी पर, मतलब ये वाला दूरी और ये वाला दूरी क्या बराबर हो। एक अक्ष पर वही बिंदु ज्ञात करना है, तो एक अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना है तो एक अक्ष पर x हो जाएगा और y अक्ष पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको x अक्ष पूछा है। तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है, तो मैंने y का मान क्या ले लिया, 0 ले लिया। बस आपको क्या करना है, दूरी सूत्र लगाना है, क्योंकि खुद बोला है कि दोनों दूरी क्या है, समान है, तो इन दोनों दूरी क्या रखना है, बराबर रख देना है, वहां कट फिट किसका मान आ जाएगा, एक्स का निर्देशांक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, सबसे पहले आप दूरी सूत्र लगाइए, ठीक है। तो दूरी सूत्र कैसे लगाएंगे, इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2, इसको y2, ठीक है। अब दूरी लगा, दूरी सूत्र लगाइए। यहाँ पर दूरी सूत्र क्या होता है, आप दूरी सूत्र जानते हैं, सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 को मान दिया x -2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मान दिया 0 माइनस
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब ये वाला दूरी दोनों बराबर है, ये दोनों दूरी बराबर है ना, तो इन दोनों को मैं बराबर करता हूँ, तो इसको x2 और इसको y2 माने हैं, तो इसको x1 और इसको y1 मान लिया, किसी को कुछ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से भी वही सूत्र आ गया, फिर x2 माइनस x1, तो x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, एक सूत्र का माइनस और ये वाला माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, प्लस y2 मान 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर से स्क्वायर कट गया, सॉरी रूट से रूट कट गया, रूट से रूट कट गया। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सूत्र होता है a माइनस बी का, वही मैंने खोल दिया, ठीक है, प्लस 5 प्लस 0 0, सॉरी 5 प्लस 0 5, 5 का स्क्वायर 25, इक्वल टू यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यहाँ देखिए ध्यान समझिएगा क्या होगा इसका, 0 में से 9 जब माइनस 9, माइनस 9 कैसे कितना हो जाएगा 81, प्लस के 81 होगा, ठीक है। अब जो कटता है काट लीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इस 4 से ये वाला 4 कट गया, ठीक है। अब बाकी जो नहीं कटा है उसको एक तरफ कर लीजिए, ठीक है, देखिए माइनस का 4x बचा है, और ये वाला प्लस का 4 सीधा किस में हो जाएगा, माइनस का 4x इक्वल टू 25 को उधर भेज दीजिए, तो 81 माइनस क्या हो जाएगा 25, ठीक है। देखिएगा 4x को मैंने इधर बुला लिया, बराबर की इधर बुला लिया, और इस 25 को मैंने उधर भेज दिया, ठीक है। अब हो जाएगा माइनस का 8x, माइनस माइनस प्लस, और 4 4 8x हो गया, और 81 में से 25 जाए कितना बचेगा आपका, आपका यहाँ पर मान लीजिए 11 में से 5 जाए 6, यहाँ पर 7 7 में से 2 जाए, 7 में से 2 जाए कितना बचेगा आपका 5, ठीक है। अब x का मान कितना निकलेगा, माइनस का 56/8, क्योंकि गुणा में जाकर भाग हो जाएगा, तो कट कितना गया माइनस का 7, यहाँ से x का मान कितना आ गया, माइनस का 7 आ गया, ठीक है। और आपसे ही निर्देशांक पूछ रहा था, तो निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, निर्देशांक हो जाएगा माइनस का, देखिए माइनस का 7 का 0, ठीक है। तो देखिए ये वाला आपका ऑप्शन कहाँ है, माइनस 7 का 0, ठीक है। तो आप देखेंगे पहले 0 का 7 बिल्कुल नहीं होगा, यही वाला है माइनस 7 का 0, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 7 का 0 नहीं होगा, 7 का 7 भी नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इस तरह ये भी प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि यदि साइन ए बराबर कॉस ए, यदि साइन बराबर कॉस ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। 2024, 2023, 2022 का प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है, 2025 में भी प्रश्न छप जाएगा, 100% है, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा इस प्रश्न को, ये प्रश्न क्या कहना चाहता है, ध्यान समझिएगा एक प्रश्न को, इसका ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर कॉस है, मतलब आप बताना है कि साइन और कॉस में कोई ऐसा कोण बताइए जिसपे साइन और कॉस दोनों बराबर होते हैं। साइन 0 पर दोनों बराबर होते हैं, बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि साइन 0 पर मान 0 होता है और साइन 0 पर 90 होता है, मतलब साइन 0 पर क्या होता है 1 होता है, तो 1 और 0 दोनों बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल, ये भी वाला पॉइंट गलत हो गया। फिर यहाँ पे जब साइन 1 का जगह पर आप 30 रखेंगे, तो साइन 30 पे होता है कितना 1/2, लेकिन कॉस 30 पे क्या होता है √3/2, तीसरे दोनों क्या है बराबर नहीं होंगे, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर 45 रख के देखिए, जब साइन ए का मान जब 45 रखेंगे, तो साइन 45 पे क्या होता है 1/√2, और कॉस 45 पे भी क्या होता है 1/√2, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आप यहाँ पे ए का मान 45 रख के देखेंगे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और 2025 में प्रश्न छप जाएगा, 100% है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आपको जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यदि ए बराबर 30 डिग्री, तो 1 + tan स्क्वायर ए का मान 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। बहुत आसान प्रश्न है, बस आप यहाँ कर दीजिए 1 + tan स्क्वायर, टेन टेन 30 का मान रख दीजिए, इसे क्या कर दीजिए होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए होल स्क्वायर कर दीजिए, बटा 1 + cot कितना cot 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 + tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। 1 प्लस cot 30 का मान क्या होता है, cot 30 का मान होता है √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए 1 प्लस इसके स्क्वायर इस पर हो जाएगा और स्क्वायर इस पर आ जाएगा, तो इस एक का स्क्वायर होता है 1, और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, ठीक है, बाई यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या होता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है। इसी तरह ए भी स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है, तो यहाँ बच गया 3। अब बस अब इसको सॉल्व करिए,
यहाँ पे एलसीएम उसे लेंगे तो 3/1/3 ये हो जाएगा 3/3 1 4। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 हो गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, ये वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, ये वाला यहाँ चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 1 4 और 4 3 12। ठीक है, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, मतलब 4 से काट देंगे 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं क्लियर हो गया। तो देखिए 1/3 कहाँ है, 4/3 बिल्कुल नहीं, -1 बिल्कुल नहीं, 3 बिल्कुल नहीं, 1/3 ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसा है जो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ध्यान देगा, जो आपका √3 ये भी परिमेय संख्या नहीं है, √0 - 0.1 भी नहीं है, और ये वाला तो ऑलरेडी नहीं है क्योंकि बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर जो √9 है ये आपका क्या है परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि आप √9 को क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 3/1 जिसको आप बटा के रूप में लिख सकते हैं, जिसको आप बटा के रूप में लिख सकते हैं वही तो परिमेय संख्या होती है ना। आप √3 को बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब √3 का मान क्या होता है वो बढ़ता ही जाता है, कभी रुकता नहीं है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है जिसको आप बटा के रूप में लिख सकते हैं, तो √9 को क्या लिख सकते हैं आप 3 लिख सकते हैं, और 3 के हर में क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं, तो p/q के रूप में बन गया। ठीक है, तो इस तरह सातवें प्रश्न का उत्तर क्या हो गया आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि सातों प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके 8वें वाले प्रश्न पर। अब आप लोग 8वां प्रश्न है कि यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान है। ठीक है, ध्यान से पड़ेगा, यदि संख्याओं इतना का माध्य x है तो x का मान होगा। ये प्रश्न गलत हो गया, यहाँ पर x का मान कुछ देना है, मतलब यहाँ पे x नहीं होगा। ठीक है, कुछ और होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम स्किप कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। मैं एक और क्वेश्चन आपको करा दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न थोड़ा मिस्टेक हो गया, लिखने में गलत हो गया, यहाँ पे x का मान कुछ होगा, आप मिला लीजिएगा। 2023 का प्रश्न पूछा गया है, आप अपने अनसॉल्व सेट में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को मैं थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्न में मिस्टेक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 9वें वाला प्रश्न पर। 9वां वाला प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2024, 2023, 2022 में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट होने वाला है 2025 के लिए। एकदम आसान है, कर कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, तो आप कुछ मत कीजिए, 156 का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो निकालेंगे 2 7 14 2 8 16, एलसीएम निकालना आपको आता होगा, 2 3 6 और 2 9 18। फिर आप किससे काटेंगे 3 से काटेंगे तो कटेगा 13 बार में, फिर आप 13 से काट देंगे तो एक बार में। अब इसी को लिख लीजिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, देखिए ये वाला ऑप्शन क्या है 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 3 इंटू 13। ठीक है, यहाँ पर 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 11 बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और आपका ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस हमने कुछ नहीं किया है, इसका एलसीएम उलसीएम लिया है और इसको इसी क्या करने मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको निकालने आ गया होगा। और इंपोर्टेंट प्रश्न, हल्का मत लीजिएगा इस प्रश्न को, कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। ठीक है, चलिए अब आप लोग अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है 10वां प्रश्न कि यदि एक वर्गकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्यक होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न के लिए बस आपको एक सूत्र याद रखना है। एक सूत्र होता है कि थ्री माध्यक, एक सूत्र होता है याद रखिएगा, थ्री माध्यक बराबर होता है 2 माध्य प्लस बहुलक। एक आपका सूत्र होता है, इसको आपको याद रखना है। यदि आपने इस सूत्र को याद रखेगा तो यहाँ से आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा 2025 में। 100% है कि इससे एक सवाल जरूर आएगा। ठीक है, इस सूत्र को यदि आपने याद रख लिया तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 2025 में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो थ्री माध्यक, ठीक है, माध्य और बहुलक का मान दिया है, आपसे माध्यक पूछ रहा है तो थ्री माध्यक पूछा है तो माध्यक को माध्यक रन लीजिए। ठीक है, ठीक है, टू माध्यक मान कितना दिया आपका, माध्यक मान दिया 24, तो बीच में कोई चीज ने गुणा करा तो 2 इंटू 24 प्लस बहुलक मान कितना दिया आपका, बहुलक मान दिया 12, क्या रख दीजिए 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 24 में कितना होता है आपका 48 हो जाएगा, प्लस 12, 48 से प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 50 10 60। ठीक है, और यहाँ से 3, यहाँ पर 3 माध्यक चल रहा है आपका, माध्यक चल रहा है, और 3 किस में गुणा में, किस में हो जाएगा भाग में, ये हो जाएगा 60/3, कट कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो इस तरह पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 20। तो देखिए पहला है 18 बिल्कुल नहीं, दूसरा ऑप्शन है 20, ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, 22 नहीं होगा, 25 भी
नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और 100% में लिख कर देता हूँ, आकर लिखवा लीजिए कि बाबू 2025 में प्रश्न छप जाएगा 100%। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न को। अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के मूल है। आपको क्या करना है, आपको मूल ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, मूल ज्ञात करना है, मतलब आपको किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ से आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, मतलब एक्स के दो मूल, मतलब दो मान निकालना है। ठीक है ना, मूल मतलब होता है एक्स के, मतलब हल निकालना है। ठीक है, तो मूल कैसे निकालते, ध्यान समझिएगा। आप गुणनखंड विधि सॉल्व करने आता होगा, मूल कैसे निकालते हैं आप जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपको मैं मूल निकालना बता देता हूँ। सबसे पहले आपको समीकरण दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, तो इसका मूल निकालना है। तो मूल निकलने क्या करते हैं बाबू, गुणनखंड विधि सॉल्व करने आता होगा। सबसे अंतिम जो अंक होता है उसे गुणा किससे कराते हैं, एक्स स्क्वायर गुणांक से। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो एक है, तो 10 का गुणा एक से कराएंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं, जिनको गुणा करने में क्या मिले 10 मिले, और यहाँ पर घटाने में क्या मिले, घटाने में क्या मिले 3 मिल जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 और 2। ठीक है, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 में से 2 जाए कितना बचेगा आपका 3 बच जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं किसको, ध्यान समझिएगा। पहला पहला वाला हमेशा सेम लिखते हैं हमेशा। इसको आप लिखिएगा, इसको लिखेंगे माइनस का 5x और प्लस का 2x, और अंतिम वाला हमेशा सेम रहेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर चार पद दिखाई देने लगे, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। इन दोनों में से कुछ कॉमन लीजिए और इन दोनों में से कुछ कॉमन लीजिए। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, तो x है, तो x बाहर लीजिए। यहाँ पर 2x है, मतलब एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक x बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, बस 5 बच जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों देखिए क्या कॉमन है, यहाँ प्लस का प्लस लिख दीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, दो कॉमन है, यहाँ भी दो है और 10 में भी दो है। ठीक है, तो दो बाहर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5। इसमें दो बाहर ले लिए हैं तो आपका 5 बच गया इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है हो गए, तो इनको एक बार लिख लीजिए, और जो कॉमन लिए उनको एक बार लिख लीजिए, x प्लस 2 इक्वल टू क्या चल रहा है 0। और एक बार इसको 0 पर रख दीजिए, एक बार इसको 0 पर रखिए, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, और यहाँ से x का मान कितना आ गया, माइनस का 2। तो आपके मूल क्या निकल गया, आपके यहाँ से मूल निकल गया 5 कामा माइनस 2। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 5 कामा 2 बिल्कुल नहीं, 5 कामा माइनस 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 कामा माइनस 2। माइनस 5 कामा 2 नहीं होगा, माइनस 5 का माइनस 2 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे मूल निकालते हैं वो समझ गए होंगे। कैसे निकालते हैं, अंतिम वाला जो भी अंक होगा उसका गुणा हम यहाँ पर, अगर वाई स्क्वायर होगा तो वाई स्क्वायर गुणा कराएंगे, जेड होगा जेड कराएंगे, कुछ भी होगा यहाँ पर जिसके ऊपर स्क्वायर लगा होगा उसके आगे जो भी अंक होगा उससे उसका गुणा करा देंगे। फिर गुणा कराने पर जो मिलेगा उसको दो भागों में तोड़ेंगे। ऐसे तोड़ेंगे कि दो कंडीशन होनी चाहिए, दो कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है कि दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे जिनको गुणा कराने पर तो यही वाला मिले। ठीक है, और बाकी यहाँ पर अगर प्लस का चिन्ह होगा तो जोड़कर आपको 3 लाना है, अगर यहाँ पर माइनस है तो घटा कर 3 लाना है। ठीक है, तो मैंने 5 में से 2 घटा दिया तो कितना बच गया, तो 3 बच गया। ठीक है, तो इस तरह क्या किया मैंने, इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया। आशा करते हैं कि आपको सॉल्व करने आ गया होगा इस प्रश्न को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अभी प्रश्न है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया गया है लॉसो बराबर इतना, तो मौसो इतना ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि लॉसो 132 का 288 का लॉसो आपको दिया है, मतलब एलसीएम दिया है 3168। तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना है 132 और 288 का। ठीक है, तो आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, एक ही सूत्र पता होना चाहिए। एक सूत्र मैंने क्या लिखवाया था, होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ये सूत्र याद रखना है। ठीक ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, बराबर किसके होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक, ये आपका सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। दो संख्या क्या दिया है, 132 और 288। ये क्या करना है, गुणनफल मतलब गुणा कर देना है, तो गुणा करिए 132 132 इंटू 288 बराबर एलसीएम कितना दिया है आपको, एलसीएम दिया है 3168। आपसे क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। ठीक है, ये किसमें है, गुणा में जाएगा, किसमें जाएगा, भाग में। तो 132 गुणे 288 बट्टा कितना हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 3168। ठीक है, अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तब किसका मान निकल जाएगा,
एचसीएफ का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इन दोनों को गुणा करा लीजिएगा और इससे भाग दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मौसम कितना होगा, 288 होगा या 132 होगा या 48 होगा या 12 होगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 12 का ए या 12 का बी या 12 का सी या 12 का डी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैं पहले बता दे रहा हूँ और ये वाला प्रश्न आपको 2025 एग्जाम 100% में छप जाएगा। बस आपको सूत्र पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ का। ठीक है, आशा करते हैं कि 12वां प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि समीकरण, अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यही प्रश्न मैं पहले बता दे रहा हूँ, यही प्रश्न इंपोर्टेंट होने वाला आपके लिए। प्रश्न कर रहा है, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। प्रश्न कर रहा है कि समीकरण इतना के मूल होंगे, बताना है कि आपको 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2025 में 100% छप गया। ठीक है, आपको एक समीकरण दिया, ध्यान समझिएगा, आपको एक समीकरण दिया 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको क्या दिया है, प्रश्न दिया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है इसका जो मूल होगा वो कैसा होगा, इसका मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान होंगे या वास्तविक नहीं होंगे या वास्तविक और बराबर होंगे या शून्य होंगे। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, यदि विविक्तर का मान, विविक्तर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि इसका मान क्या होगा, इसका मान 0 से बढ़ा गया, किससे बढ़ा गया, 0 से बढ़ा गया, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक, ध्यान समझिएगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बढ़ाया मतलब धनात्मक आ गया, क्या आ गया, धनात्मक आ गया, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे, वास्तविक प्लस असमान होंगे, क्या होंगे, असमान होंगे। ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 के बराबर आ गया तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे प्लस क्या होंगे, बराबर होंगे, वास्तविक तो होंगे होंगे प्लस क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे, मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। ध्यान समझिएगा, 3 केस है। पहला केस के बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बढ़ा गया मतलब धनात्मक आ गया तो वास्तविक और क्या होंगे, असमान मूल होंगे। यदि विविक्तर का मान मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ गया तो वास्तविक तो होंगे होंगे लेकिन बराबर मूल होंगे। ठीक है, दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, आखिरी केस होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 छोटा गया, किसे आ गया, 0 से छोटा गया, मतलब 0 छोटा क्या होता है, निगेटिव संख्या होती है, 0 से छोटा तो निगेटिव संख्या होती है ना, यदि 0 से छोटा गया मतलब निगेटिव आ गया तो क्या होंगे, ये वास्तविक नहीं होंगे, कौन मूल होंगे, काल्पनिक होंगे, क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, क्या होंगे बाबू, काल्पनिक होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, वास्तविक नहीं होगा, यदि माइनस में आ गया तो वास्तविक नहीं होगा, अब प्लस में आ गया तो वास्तविक होगा, अब बराबर आ गया 0 के तो बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल देते हैं। तो सबसे पहले आपको बी ए सी का मान कैसे निकालना है उसको ध्यान समझिएगा। ये जो समीकरण दिया गया है इसका तुलना कीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, ये आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, इससे तुलना कीजिए। तो एक्स स्क्वायर ए का मान क्या मिल गया, ए का मान यहाँ से 4 मिल गया। ठीक है, एक्स का एक्स मिल गया, बी का मान यहाँ से मिल गया, बी का मान माइनस 12 मिल गया। ठीक है, और सी का मान क्या मिल गया आपको, 9 मिल गया। ठीक है, और बस आप इसमें रख दीजिए बी स्क्वायर मतलब माइनस 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, फिर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है, 4 है और सी का मान क्या है, 9 है। तो 144, ध्यान सुनिएगा, 144 माइनस 4 चौके 16 और 16 नवा कितना होता है आपका, 16 नवा कितना होता है, 16 नवा आपका होता है 100, 16 नवा 100, 16 नवा कितना हो जाएगा आपका 144, 16 नवा 144। ठीक ना, अब 144 से 144 जाए कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ गया, 0 आ गया, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब निकाले हैं तो 0 आ गया और मैंने बताया कि जब इसका मान 0 आता है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं प्लस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया। तो देखिए वास्तविक और असमान बिल्कुल नहीं, वास्तविक नहीं, बिल्कुल नहीं, वास्तविक और क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, शून्य होगा ही नहीं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको पता चल गया होगा इस तरह का प्रश्न कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, यदि आपने कंसेप्ट ये वाला समझ गया होगा बाबू तो यहाँ से कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपको, अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, एक बार है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविक्तर होगा। विविक्तर ज्ञात करना है, मैंने विविक्तर का सूत्र बताया है, विविक्तर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac,
आपको क्या होता है, विविक्तर का सूत्र होता है, ठीक है। विविक्तर का सूत्र होता है, तो आप इसका तुलना करेंगे तो यहाँ से, जब अभी मैंने बताया पिछले प्रश्न में, जब आप इसका तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो ए का मान क्या मिल जाएगा, यहाँ से ए का मान आपको मिल जाएगा 3, ए का मान आपको मिल जाएगा 3, बी का मान मिल जाएगा -2 और सी का मान मिल जाएगा 1/3। बस आप इसमें रख दीजिए, तो बी का मान -2 और -2 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 4 होता है, -4 इंटू ए का मान कितना दिया है, 3 दिया है, और बी का मान, सी का मान कितना दिया है, 1/3 दिया है, ठीक है। 3 से 3 कट गया, 4 - 4 इक्वल क्या आ गया, 0, ठीक है। तो देखिए 3 बिल्कुल नहीं, 2 बिल्कुल नहीं, 1 बिल्कुल नहीं, तो डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं बता दूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2025 में प्रश्न छप गया, ये 2025 में प्रश्न 100% की छप गया है बाबू। आप विश्वास रखिएगा, इस विविधता से आपके एग्जाम में एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा, 100% है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। आप और आपके 6 प्रश्न बचे हैं, बस उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग 15वां प्रश्न देखिएगा। 15वां प्रश्न करे बाबू कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पर साइन 45 का मान रख देना है, सॉरी tan 45 का मान रख देना है, cos 30 का मान रख देना है और साइन 60 का मान रख देना है, उसका सॉल्व कर लेना है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, 2 का 2 रख दीजिए, 10 45 का होल स्क्वायर, ठीक, 10 45 का होल स्क्वायर, 45 ऑलरेडी आपको दिया है, मान रख देते हैं, ध्यान समझिएगा। 2 इंटू 10 45 का मान कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस कॉस, कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का होता है √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस में माइनस में दोनों कट गया, हाँ 2 1 2, तो इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे फिर भी कट कितना आ जाएगा आपका, कट जाएंगे दोनों, और यहाँ से 2 1 2 है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि 15 प्रश्न क्या हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो गया। मैंने कुछ नहीं किया है, बस 10 45 का मान 1 रखा है, cos 30 का मान √3/2 रखा है और sin 60 का मान √3/2 रखा है, इससे कट गया और यहाँ से आपका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, आपको बताना है कि इसमें से कौन है संख्या है जो अभाज्य संख्या है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 2025 में प्रश्न छप जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि बताना है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन है, 0 1 या 2 या 8। तो सबसे पहले समझिए अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है बाबू जो एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से नहीं कटती हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से न कटे उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो मैं बता दूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 होती है। और एक ये 0 एक क्या अभाज्य संख्या नहीं आती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 2, क्योंकि 2 सबसे छोटी है। 0 तो एक डायरेक्ट ऐसे ही नहीं होंगे, और 8 जानते हैं कि 8 किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से न कटे, तो 2 से भी कट रहा है और 4 से कट रहा है, तो कौन संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 2, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है बाबू कि 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना। बहुत आसान है, बस आपको यहाँ पे रखना है, इसका मान रख देना है, ठीक है। तो ध्यान समझिए, 1 माइनस 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान होता है 1/√3 होता है का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस इसका भी 10 30 मान क्या होगा 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 माइनस, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर इस पर जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर इस पर आएगा तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, तो हो जाएगा 3, ठीक है। उस तरह हो जाएगा 1 + 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, एलसीएम में लेंगे तो हो जाएगा 3 - 1/3, 3 + 1/3। एलसीएम में सॉल्व करना तो ऐसे ही होगा, 3 से 3 कट गया, यहाँ पर 3 में से 1 जाए 2 और 3 1 4, तो काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, बस 10 30 का मान और रख दिया है, तो बाकी इसको सॉल्व किया है तो हमारा 1/2 आ गया है।
तो √3/2 बिल्कुल नहीं, 1/2। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी भी गलत और डी भी गलत। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस तरह आपका प्रश्न 17 भी क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है बारंबारता या संचयी बारंबारता या वर्ग अंतराल या बहुलक। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, लॉजिक है। बस याद रखना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है आपकी, बारंबार सॉरी बहुलक होती है। क्या होती है, बहुलक होती है। जो माध्य और माध्यक और बहुलक होते हैं ये क्या होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि यदि 2 cos 30 डिग्री बराबर 1 तो थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक, क्या करना है, सॉरी यहाँ देखिए, यदि 2 cos 3 थीटा, क्या यहाँ पर थीटा लिखा है, ठीक है, बराबर 1 तो थीटा का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। बहुत आसान प्रश्न, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि यदि आपको 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, कुछ नहीं करना, पहले आप जो दिया उसको लिख लीजिए। 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया है। ठीक है, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, अब कुछ मत करिए, आप ध्यान समझिएगा, इसको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। cos के कितने डिग्री पर मान 1 होता है, तो आप जानते हैं कि cos 0 पर क्या होता है, cos 0 डिग्री पर क्या होता है, आपका 1 होता है। 1 के जगह मैंने निकाल दिया cos 0, क्योंकि cos 0 क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ से देखिएगा क्या होगा, यहाँ से ध्यान समझिएगा, यहाँ पर इस तरह से, अभी इस तरह मत कीजिए। ठीक है, ध्यान समझिए, पहले दो किसमें इधर, दो इसमें, दो इधर गुणा में, किसमें हो जाएगा, भाग में। तो cos 30 डिग्री पर कितना हो जाएगा, सॉरी 30 थीटा, 3 थीटा पर हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखिए cos के कितने डिग्री पर क्या होता है, cos के कितने डिग्री पर 1/2 होता है। तो आप जानते हैं कि cos 60 डिग्री पर 1/2 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से cos क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा, cos से cos क्या होगा, कट गया, तो 3 थीटा का मान कितना आ गया, 60 आ गया। और यहाँ से 3 किस्म है, गुणा में किस्म जाएगा भाग में, तो थीटा का मान कितना जाएगा, 60/3, काट देंगे कितना जाएगा, 20। तो थीटा का मान यहाँ से आ गया 20 आ गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं प्रश्न क्लियर हो गया। कुछ नहीं, आपको दिया था 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो मैं 2 इसके गुणा में था, इधर आके भाग में हो गया है। अब मैंने देखा कि इधर cos है, तो कहीं ना कहीं इधर cos बनाना जरूरी है। अगर इधर साइन होगा तो इधर साइन बनाएंगे, इधर टेन होगा तो इधर भी टेन बनाएंगे। ठीक है, तो इधर cos था तो मैंने इधर cos बनाया। कैसे बनाया कि मैंने देखा कि cos के कितने डिग्री पर आपका 1/2 होता है, तो मैंने देखा cos 60 पर आपका 1/2 होता है, तो 1/2 की जगह पर मैंने cos 60 रख दिया, cos से cos कट गया। अब यहाँ पर 3 किसमें था, गुणा था, इसमें हो गया भाग में, काट दिया, आपका 20 आ गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका 10, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन पहला क्या है 10, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 15, बिल्कुल नहीं। चौथा ऑप्शन है 25, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अभी इससे एक प्रश्न और आया था, मैंने बताया था कि आपके जो माध्य और बहुलक और माध्यक बहुलक क्या होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। ये भी आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, ये भी आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, ये भी आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। लेकिन जो मानक विचलन होते हैं एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि जो आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है तो आपका मानक विचलन हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि 20 नंबर प्रश्न क्लियर हो जाएगा। एक और आपका आखिरी प्रश्न बच रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो आपको थीटा का मान ज्ञात करना। अभी इस प्रश्न को मैंने पीछे कराया था, और ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने बार बार बोला है आपको। ठीक है, इस तरह भी आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पर थीटा का ऐसा कोई मान रखना है, थीटा का यहाँ पर इन चारों में से कौन ऐसा होगा कि जो रखेंगे तो यहाँ दोनों का मान बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया है कि थीटा का जब यदि 45 डिग्री रखेंगे, यदि आप थीटा जब यहाँ भी 45 रखेंगे और यहाँ भी 45 रखेंगे, तो इन दोनों का मान क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आपको बार बार प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप चारों का जब मान रख के देखेंगे ना, तो 45 डिग्री क्या होगा, दोनों का मान बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको टोटल 40 एमसीक्यू क्वेश्चन, सॉरी 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिया है आपको। यदि आपने इस बस 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिया बाबू, तो यहाँ से आपके एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बाकी जो भी और इंपॉर्टेंट बचेंगे मैं उसको करा दूंगा।
यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर